नमस्कार बच्चों। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना उसमें आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो अपना है उसमें अपने 2 पार्ट कर लिए, ये थर्ड पार्ट है। ये इसलिए कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो एक बार आपके अच्छे से समझ में आ जाए तो आपके क्या फिर फ्लो बन जाएगा, तो फिर उसके बाद में हम आराम से जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा ये जो है इस चैप्टर को स्लो किया है 3 पार्ट में बांट के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम आगे चलते हैं, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए जो है। अब हम ये है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। जो फसलें क्रॉप्स हमने लगाते हैं या फार्मर्स जो बोते हैं, तो उनमें इरिगेशन किस तरह से होती है और क्यों ज़रूरी है इरिगेशन, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पर्पज प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको सबको वाटर लाइव रहने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही जो है वाटर की जो है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंस होती है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट्स। और जो वाटर है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? प्लांट्स की रूट के द्वारा। ठीक है बच्चों। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ में जो है मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो लगभग 90% वाटर कंटेंट करते हैं, यानी रखते हैं, उनमें 90% के लगभग वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जो जर्मिनेशन होता है सीड्स में, यानी जो सीड्स से पौधा निकलता है या अंकुरित जो होता है, तो उसके लिए भी क्या होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो ड्राई कंडीशन होती है या सूखा बीज होता है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो जर्मिनेशन के लिए क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व्स इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो प्लांट्स का जो पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती हैं, उन तक पहुंचने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट होने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर में डिजोल्व होते हैं और वाटर के साथ ही वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। और जो वाटर है वो इनकी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी करता है। किससे? फ्रोस्ट से और हॉट एयर से, जो गर्म हवाएं चलती हैं, और फ्रोस्ट जो होती है उससे भी वाटर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जो मॉइस्चर है सॉइल का वो भी हेल्दी क्रॉप्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, और उसको भी क्या वाटर मॉइस्चर को बनाए रखता है, जिससे कि प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो इस सब के लिए भी क्या है कि जो वाटर जो है क्रॉप्स में या जो सॉइल होती है उसमें प्रॉपरली रेगुलर टाइम पे अपने को देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशंस। तो इरीगेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? जो वाटर है क्रॉप्स में हम टाइम टू टाइम पे देते रहते हैं, तो उसको इरीगेशन बोलते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। और जो क्वांटिटी है या फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन की वो क्या करती है, वो वेरी करती है। जैसे क्रॉप टू क्रॉप, कुछ क्रॉप्स में क्या पानी की कम ज़रूरत होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। ऐसे ही सोइल है, तो सोइल में जैसे कि जो काली मिट्टी होती है या क्ले मिट्टी होती है उनमें पानी काफ़ी दिनों तक कंटेन रहता है, सोख के रखती है, वो गीली रहती है, नमी रहती है उनमें। और जबकि जो बालू मिट्टी होती है उसमें वो जल्दी सूख जाती है, तो उसमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और सीजन टू सीजन भी डिफरेंट करता है। जैसे कि समर में वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रेनी सीजन में वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से जो है ये डिपेंड करता है अलग अलग क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन एंड सोइल टू सोइल। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। वाई डू could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves। तो जो गर्मियाँ हैं
उनमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि गर्मियों में क्या होता है, जो इवेपोरेशन की रेट है, यानी वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, जिसमें कि वाटर जो है वो वेपर बन के, यानी वाष्प बन करके एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो वो जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो है वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब बूजो क्या कह रहा है? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो बूजो क्या कह रहा है कि इस बार जो है मैं काफ़ी केयरफुल हूँ वो प्लांट्स की वाटरिंग करने के लिए, क्योंकि पिछले समर में क्या हुआ था, इसके प्लांट्स जो हैं वो ड्राइड हो गए थे और डाइड हो गए थे, यानी मर गए थे, प्लांट्स जो हैं सूख गए थे इसने पानी टाइम पे नहीं दिया। तो इस बार ये जो है बड़ा केयरफुल है पानी देने के लिए। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से इरिगेशन की पानी की ज़रूरत की पूर्ति होती है, तो वो हम देखेंगे। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सब जो है इरिगेशन के सोर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? वेल्स मीन्स कुएँ, ट्यूबवेल्स, और पॉन्ड्स तालाब होती हैं, झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, डैम होते हैं, बांध होते हैं यानी, और कैनाल्स यानी नहरें। तो ये सब जो हैं इरिगेशन के सोर्स हैं। जैसे कि आप फिगर 1.4 में देख रहे होंगे कि ये जो फार्मर है वो देखो वाटर को कैसे जो कुआं है, वेल है, उससे निकाल के डाल रहा है ऐसे क्रॉप्स में। ऐसे ही जो सेकंड है बी है 1.4 बी है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें चेन पंप है। वो सिंपल वाला मोड था फर्स्ट वाले में, और ये चेन है। तो इसमें क्या, जैसे कि चेन चल रही है और चेन के थ्रू पानी जो है नीचे से आ रहा है और ऊपर आके ये ऐसे जो सॉइल है या क्रॉप जो लैंड है, फील्ड है, उसमें जा रहा है। ऐसे ही सी जो है उसमें है ढेकली बोलते हैं इसको। तो ढेकली के थ्रू ये हो रहा है। कैसे कि जैसे एक लंबा सा ये जैसे लकड़ी है, वुड है, उस पे बीम पे एक तरफ बकेट बंधी हुई है, दूसरी तरफ उसके कुछ पत्थर या वजन की चीज़ बांध रखी है। तो वो इसलिए कि वो उसको जैसे कि उठा देते हैं और जब ये छोड़ देते हैं तो ये पत्थर के वजन से वापस बाल्टी जो बकेट है वो पानी की भर के बाहर आ जाती है, और वहाँ से ये जो आदमी है या फार्मर जो है वो उस बकेट को लेकर के डाल देता है क्रॉप्स में। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं ढेकली। अगला जो है 1.4 है, इसको बोलते हैं रहट। रहट क्या होती है बच्चों की, इसमें जो है ये जैसे बेल जो है, बुल है, वो इसके चारों तरफ घूमता रहता है, जिससे कि ये जो एक आगे की तरफ आपको ये दिख रहा होगा गोल गोल सा व्हील टाइप का, तो इसको रहट बोलते हैं। तो ये जब घूमता है तो वो भी क्या इससे कनेक्टेड होता है, और ये जो है कनेक्टेड होता है आपस में, और वो भी साथ में घूमता है, जिससे कि वो उसमें लगी हुई बकेट्स होते हैं या कुछ पानी को कंटेन करने के लिए कुछ बर्तन होते हैं, वो उसमें से नीचे जो वाटर होता है उसमें फिल होते रहते हैं, और जब वो घूमता है तो दूसरी तरफ उसको डालते रहते हैं। तो ये जो है अलग अलग टाइप्स हैं इरिगेशंस के, कैसे किस तरह से किया जाता है, जैसे पानी जो वेल का है उससे कैसे निकाला जाता है। अब जो है हम देखते हैं कि ये सारे जो हैं ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के। क्या हैं? ट्रेडिशनल मेथड हैं इरिगेशन के। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। तो ये जो वाटर अवेलेबल करने के वेल्स, लेक्स या कैनाल्स से लिफ्ट करने के डिफरेंट मेथड हैं जो डिफरेंट रीजन में यूज़ में लिए जाते हैं, जो पानी को फील्ड तक पहुंचाने के लिए। केटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। और केटल और जो ह्यूमन लेबर होता है उसको इसमें इन मेथड्स में यूज में लिया जाता है। मतलब ये या तो केटल्स के या थ्रू, या जो बुल्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो पानी, ये जो कुछ भी जैसे कि ढेकली है या जो रहट है उसको चलाते हैं, या खुद ह्यूमंस लेबर हैं वो इसको रस्सी से खींचते हैं। तो इस तरह से ये जो है मेथड्स यूज करते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, दीज वेरियस ट्रेडिशनल्स वेज आर। तो ये जो मेथड है वो क्या चीपर है, और दूसरा एफिशिएंट भी कम है, लेस एफिशिएंट है। अब जो ट्रेडिशनल वेज हैं वो वेरियस वेज कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था मोट है, इसमें पुली सिस्टम होता है, यानी एक पुली होती है और रस्सी होती है, उसके थ्रू ये खींचते हैं। तो ये जैसे इस डायग्राम में दिखाया। दूसरा क्या है, चेन पंप होता है,
जिसमें कि चेन के थ्रू पंप चलता रहता है और ये पानी निकलता रहता है। थर्ड जो है ढेकली है, जिसमें आपको मैंने दिखाया था कि ये जो रस्सी बंधी हुई है इसमें, और ये एक तरफ जो है इसके वेट लटका हुआ, तो उसके थ्रू करते हैं। और चौथा जो है अपना फोर्थ है रेहेट यानी लीवर सिस्टम, जिसमें कि ये बैल के थ्रू या बुल के थ्रू ये इसको घुमाया जाता है और फिर उससे वाटर निकाला जाता है। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. Pumps जो हैं वो कॉमनली वाटर को लिफ्टेड करने में यूज होते हैं, और जो पंप्स होते हैं वो किससे चलते हैं? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी से ये पंप्स जो हैं चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अभी हमने देखे थे जो वो ट्रेडिशनल मेथड थे, अब मॉडर्न मेथड देखते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में किस तरह के इरिगेशंस के मेथड हैं जिनसे कि इरिगेशन की जाती है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोज। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो इरिगेशंस के लिए हमें वाटर का जो है इकोनॉमिकली यूज़ करने को सिखाते हैं, मतलब मितव्ययता कि ज़्यादा वाटर जो है फिजूल में इधर उधर ना बहे, और जितनी अपने को ज़रूरत है उसको इकोनॉमिकल तरीके से यूज़ में ले सकें। तो उनमें कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं जिसको फव्वारे बोलते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द एनिमल लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं वो ऐसी जगह यूज में होते हैं जहाँ पे जो लैंड होती है वो या तो लेवल में नहीं होती है, और साथ में वाटर की जो है वहाँ पे कमी होती है, प्रॉपर अवेलेबल सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ स्प्रिंकलर यूज में किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो क्या होता है कि जैसे पाइप्स हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये पाइप्स हैं, तो ये जैसे कि पाइप्स की लाइन है, तो इस पर क्या रेगुलर इंटरवल के बाद में ये जो है नोजल्स लगे हुए होते हैं जिनको स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो ये नोजल ऊपर लगे हुए होते हैं और ये जब चलते हैं तो ये क्या घूमते रहते हैं, जिससे कि पानी चारों तरफ छिड़कता रहता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. तो जब ये फ्लो किया जाता है वाटर का, तो ये क्या होता है, जो नोजल्स हैं वो रोटेट करने लग जाती हैं। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। और ये जैसे कि बारिश होती है उस तरह से क्रॉप्स के ऊपर पानी डालने लग जाते हैं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशंस एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। और ये जो हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जैसे कि लॉन्स में हम देखते हैं कई जगह अपने घर में या आसपास अपने जो भी पार्क होते हैं उनमें लॉन्स में स्प्रिंकलर लगा के रखते हैं। साथ ही कॉफ़ी प्लांटेशन में और सेवरल अदर क्रॉप्स में भी इसका यूज होता है। जैसे कि आपने ऊपर डायग्राम में देखा है, ये 5 इस डायग्राम में आपने देखा है कि 1.5 में स्प्रिंकलर सिस्टम्स। अब सेकंड जो मेथड है इरिगेशन का वो है ड्रिप सिस्टम्स। बच्चों ड्रिप सिस्टम्स में क्या होता है कि एक मेन पाइप होता है और फिर वो छोटे छोटे बारीक बारीक जो पाइप्स होते हैं उससे कनेक्टेड होता है, और जो बारीक पाइप होते हैं उनमें एक रेगुलर डिस्टेंस के ऊपर जो है छिद्र होते हैं यानी होल होते हैं। तो उनसे जब प्रेशर से पानी जाता है मेन पाइप से, तो उनसे बूंद बूंद क्या है पानी ड्रॉप टू ड्रॉप निकलता रहता है, और जिससे क्या है इरिगेशन होती है। और जहाँ पे छिद्र होता है या होल होता है जहाँ से पानी निकलता है उसके आसपास में प्लांट्स को बोया जाता है, जिससे कि उनको पानी मिलता रहता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, रूट्स जो प्लांट्स लगाते हैं उसकी रूट्स में डलता रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो ये जो टेक्निक है वो किस में वाटरिंग करने के लिए यूज़फुल है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, मतलब फ्रूट प्लांट्स हैं, और गार्डन्स हैं, ट्रीज हैं, और वेजिटेबल्स में हैं, या काफ़ी आजकल क्रॉप्स भी काफ़ी इसमें यूज़ में, क्रॉप्स में भी यूज़ में लिया जाने लग गया है जहाँ की वाटर की शॉर्टेज है या
सफिशिएंट वाटर नहीं है। तो इस तरह से वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर जो है वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वाटर जितना उनकी सीधा डायरेक्ट रूट में जाता है, जितने उनको रिक्वायरमेंट होती है उतना उसमें चला दिया जाता है। तो इसलिए जो प्लांट्स के आसपास की जो सॉइल होती है उसमें वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ वो उसको यूज़ नहीं होता, केवल रूट में जाता है। तो इसलिए वाटर जो है काफ़ी बचता है, इससे वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ ए बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये एक मेन पाइपलाइन है, इसके थ्रू ये जो है छोटी छोटी पाइपलाइन कनेक्टेड हैं, और जैसे प्लांट्स को जगह जगह रेगुलर डिस्टेंस पे प्लांट्स को लगा रखा है। तो इन रेगुलर डिस्टेंस पे क्या है कि इस पाइप में जो है होल होते हैं, और उस होल के थ्रू जो है वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता रहता है, और इससे इनकी इरिगेशन होती रहती है। ये अपने मेथड्स देख लिए कि इरिगेशन के क्या क्या मेथड होते हैं। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब जो है इनको फसलों को किस तरह से वीड्स से किस तरह से बचाएं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। बूजो एंड फैली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड एंड saw that there some other plants in the field growing along with wheat plants। तो बूजो एंड फैली जो है अपने पास जो एक वीट का फील्ड था, यानी गेहूं का जो अनाज का या गेहूं का जो खेत था, वहाँ पे गए और उन्होंने देखा है कि वहाँ पर जो वीट के प्लांट्स हैं उनके अलावा भी कई सारे प्लांट्स वहाँ पे उग रहे थे। तो ये जो सारे प्लांट्स उगते हैं उन्हीं को बोलते हैं वीड्स, यानी एक तरह से खरपतवार इनको बोलते हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। इनका मतलब क्या, इन जो प्लांट्स का है इनका कोई पर्पज है। तो ये इनका क्या होता है कि इन फील्ड मैंने अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो ये क्या अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं और इनमें वीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इनकी ज़रूरत नहीं होती है इन वीड्स की। ये जो एक तरह से ये क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं। तो इनको जैसे रिमूव कर दिया जाता है, अपने भी जैसे घरों में या गार्डन में कहीं होता है तो हम भी उनको रिमूव करके हटा देते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और इनको जो प्रोसेस है इनको हटाने की उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनको वो वीड्स रहेंगे तो उससे क्या वाटर जो है वो भी यूज में लेंगे, तो प्लांट्स को वाटर की कमी होगी। तो इसलिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और लाइट इनको, ताकि जो प्लांट्स को है प्रॉपर मिल सके, इसलिए थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट जो है, क्रॉप जो है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स जो हैं वो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं एंड ये पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। और फार्मर्स जो है इनको रिमूव करने के लिए कई मेथड्स यूज में लेते हैं। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो जो है टिलिंग है, टिलिंग जो मतलब है जोतना, तो ये जो क्रॉप्स की बुआई होती है उससे पहले की जाती है ताकि इनको किल किया जा सकता है, वीड्स जो होते हैं उनको, ताकि पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो यूज में लेते हैं इस तरह से वो। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। और इनका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है इनको रिमूव करने का, वो कब होता है, जब इनके फ्लोर आ जाते हैं या सीड्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग ऑफ कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इनको जो है वीड्स को रिमूव किया जाता है फिजिकली या मैनुअली। जो इनको जो अपरूट्स होते हैं या तो उनको कट कर दिया जाता है या उनको उखाड़ दिया जाता है एक तरह से वहाँ से टाइम टू टाइम पर। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। और ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, खुरपी के थ्रू।
खुरपी क्या होती है बच्चों, एक मतलब एक लोहे का एक छोटा सा, आपने देखा होगा अपने भी जैसे गार्डन में इनमें काम में लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक फिर डंडा हाथ हैंडल लगा होता है जिससे कि पकड़ के उसको उसके द्वारा जो वीड्स हैं उनको हटाया जाता है। ए सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। ये सीड ड्रिल जो है भी इनको जो वीड्स हैं उनको निकालने में यूज में ली जाती है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो इनको वीड्स के लिए जैसे कि वो तो मैनुअल मेथड थे, अभी केमिकल के थ्रू भी इनको कंट्रोल किया जाता है। तो इसको केमिकल के थ्रू जो कंट्रोल किया जाता है उसको बोला जाता है वीडिसाइड्स। तो इसके लिए जो है कौन सा केमिकल यूज में लिया जाता है, जैसे कि 2,4-D केमिकल आता है वो यूज में लिया जाता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इसके लिए इसको क्या किया जाता है कि जो फील्ड होता है उसमें स्प्रे किया जाता है ताकि जो वीड्स हैं वो किल हो जाएं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। जो वीडिसाइड्स होता है उसको क्या वाटर में डाइल्यूट किया जाता है और उसके बाद में उसको स्प्रे किया जाता है फील्ड में, जिससे कि वो सही मतलब पूरे फील्ड में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो फार्मर है वो स्प्रे कर रहा है इनके ऊपर, तो जो क्रॉप्स है उसके इफेक्ट तो इसका इफेक्ट नहीं होता और जो वीड्स होते हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट होता है और वो नष्ट हो जाते हैं। अब जो है बूजो क्या कह रहा है कि डू वीडिसाइड्स हैव एन इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड्स स्प्रे। तो जो पर्सन जो है जो इसको हैंडल कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या कोई इफेक्ट होता है क्या। तो इसके लिए क्या है कि एज ऑलरेडी मैंसन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ्स ऑफ वीड्स बिफोर फ्लोरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। तो ये जो आपको पहले भी इस मेथड के बारे में बता दिया गया है, मेंशन किया गया है कि जो स्प्रे किया जाता है इसका वीडिसाइड्स का वो फ्लोरिंग या सीड की फॉर्मेशन से पहले किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और जो वीडिसाइड्स होते हैं ये फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इन केमिकल्स का बड़े केयरफुली तरीके से यूज़ करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। जो फार्मर्स जो है जब भी स्प्रे करते हैं तो अपने नोज और माउथ को जो है कपड़े से ढक के रखते हैं ताकि उनको जो है केमिकल्स का असर नहीं हो या उनको नुकसान नहीं पहुंच सके बॉडी में। अब है बच्चों हार्वेस्टिंग। जैसा कि आपको पता है कि हार्वेस्टिंग जो है क्या होती है कि फसलों की जो कटाई होती है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। यानी अब तक हमने देखा कि फसल पहले फील्ड तैयार किया, फिर फसल क्रॉप्स जो है या सीड्स जिसको है उसकी सोविंग की, देन आफ्टर हमने अलग अलग मेथड से उसके इरिगेशन की है, फिर वीडिसाइड्स की है। अब जो है हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब क्रॉप जो है मेच्योर हो जाती है तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और ये इम्पोर्टेंट टास्क है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि क्रॉप्स को क्या किया जाता है, पुल्ड आउट किया जाता है या कट किया जाता है, जो लैंड के या ग्राउंड के बिल्कुल पास से कट किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल्स क्रॉप टू मैच्योर। तो जो सीरियल्स अनाज वाली जो क्रॉप्स हैं वो मैच्योर होने में उनको 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। हार्वेस्टिंग इन ओवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल्स। जो हंसिया होती है, सिकल होती है, तो अपने देश में है मैनुअली सिकल के थ्रू जो है इनकी कटिंग की जाती है या फिर मशीन्स के थ्रू की जाती है। तो मशीन के थ्रू की जाती है उनको बोलते हैं हार्वेस्टर। जिन मशीन्स के थ्रू इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है उनको बोलते हैं हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉफ। तो जो कटिंग की है उसके बाद से इसको ग्रेन्स को और सीड्स को जो है अलग किया जाता है चॉप से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। मतलब जो
कटिंग करने के बाद में जो भूसा है या जो पूरा मतलब प्लांट है उसको थ्रेसिंग के द्वारा किया जाता है। तो थ्रेसिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं या ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और फोडर जो है चारा वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो है इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कॉल्ड कंबाइन। और इस प्रोसेस को जो जिस मशीन्स के थ्रू किया जाता है उसको बोलते हैं कंबाइन, विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। तो ये जो क्या होता है कि हार्वेस्टर भी होता है और एज वेल एज थ्रेसर भी होता है, मतलब ये कटाई भी कर देता है और साथ में उसको जो फोडर है और ग्रेन्स जो हैं उनको अलग भी कर देता है। तो दोनों के काम कर देता है। तो इसको कंबाइन बोलते हैं, मतलब मिक्स कंबाइंड है ये दोनों, इसमें थ्रेसिंग प्लस हार्वेस्टर। After harvesting, sometimes stubs are left in the field, which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it is cause pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. जो अब पहेली जो है कह रही है कि हार्वेस्टिंग जब करते हैं तो उसके समटाइम्स क्या होता है कि स्टब्स भी कुछ बच जाते हैं, नीचे कुछ डंठल वगैरह ऐसे भी बच जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं फार्मर्स जलाते हैं, ब्रंट करते हैं। और सिर्फ की पहेली क्या वरीड है, क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पोल्यूशन होता है, यानी धुआं जब जलाएंगे तो धुआं निकलेगा तो इससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा। और इसका कारण क्या होता है, कई बार आग भी हो पकड़ सकता है या क्रॉप्स भी डैमेज हो जाते हैं। जो पास वाला दूसरा फील्ड है उसमें आग लग सकती है या क्रॉप्स डैमेज हो सकती हैं, या तो इस तरह से ये हार्मफुल भी होती है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में सुनते हो कि पराली जलाने से ये हो रहा है, वो मतलब धुआं हो रहा है या फिर एनवायरनमेंट हो रहा है। जैसे कि मोस्टली एनसीआर, हरियाणा और दिल्ली वाले पोर्शन के आप काफ़ी टाइम सुनते रहते होंगे ये सब चीज़ें। Farmers with small holding of land do the separation of grains and chaff by winnowing. You have already studied in this class 6. तो इसको जो है जो फार्मर्स क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं उनको विनोविंग के थ्रू यानी हवा के थ्रू भी इनको साफ़ करते हैं। तो ये क्लास 6 में आपने जैसे पढ़ा था कि कैसे साफ़ करते हैं, विनोविंग के थ्रू जो हवा है उससे इनको साफ़ किया जाता है। तो वो फोडर जो है वो अलग हो जाता है और सीड्स जो हैं या ग्रेन्स जो अलग हो जाता है। अभी क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स टू ए डे दैट द हार्वेस्ट द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। तो क्या होता है कि 3-4 महीने की जैसे मेहनत के बाद फार्मर मेहनत करते हैं, उसके बाद में ये टाइम आता है कि वो कटाई करते हैं और इसका जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है। तो इस तरह से जो इसमें मेनली यही है कि किस तरह से वो फेस्टिवल मनाते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है बड़ी खुशी के साथ ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो स्पेशली ये फेस्टिवल जो एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन के साथ जुड़ा है। इसको जैसे कि अलग अलग नामों से अलग अलग जगह बोलते हैं, जैसे पोंगल बोलते हैं हम, जो अपने साउथ इंडिया है उसमें केरल में उसको पोंगल बोलते हैं। ऐसे ही बैसाखी बोलते हैं जो, और होली, दिवाली, इस तरह से अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है। जो अपने अलग अलग स्टेट हैं उनमें अलग अलग नामों से बोला जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल को। अब जो है लास्ट है अपना स्टोरेज की। स्टोरेज किस तरह से किया जाता है इनका, हमने फसल को, ग्रेन्स को कटिंग कर ली और निकाल भी लिया, हार्वेस्ट कर लिया, अब स्टोर किया है। स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये क्या इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट इन फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लंबे समय तक अपने को अगर अनाज को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मॉइस्चर है, इंसेक्ट है, रेट्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसे बचाना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन। तो जो फ्रेशली हार्वेस्ट किए जाते ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, मॉइस्चर होती है उनमें, मतलब पूरी तरह से सूखे हुए नहीं होते हैं। तो उनको अगर स्टोर कर देंगे तो वो क्या है, स्पॉइल्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर कई तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो जैसे कि कीड़े मकोड़े, इल्लियाँ, इस तरह के जो वो उनमें लग जाते हैं जिससे वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो खाने के लायक भी नहीं बचते और उनका जर्मिनेशन भी नहीं हो पाता है फिर। Hence before storing them
The grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi. तो इनको जब भी स्टोर करें उससे पहले अपने को क्या करना है, इनको सनलाइट में ड्राइड करना है, सुखाना है और इनका मॉइस्चर ख़त्म करने के बाद ही इनको स्टोर करना है, जिससे कि इनका जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं और फंजाई है, उनसे इनको बचाया जा सकता है। पहली करी कि आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीड्स लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। पहली कहती है कि मेरी मम्मी जो है ड्राइड नीम की लीव्स जो हैं वो उसमें ड्रम के अंदर, वीट का जो ड्रम होता है उसमें डालती हैं, तो ऐसा क्यों करती हैं। तो बच्चों ऐसा इसलिए की जाती है कि ताकि नीम की पत्ती जो होती है वो एक तरह से इंसेक्टिसाइड्स का काम करती है, तो उससे क्या है, उससे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं उसमें, अनाज में। अब आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह के जो हैं जो स्टोर करने के लिए ग्रेन को बनाए हुए हैं, जैसे सिलो फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो सिलोज क्या होते हैं, ये सिलोज होते हैं भूमिगत कक्ष जिनके अंदर स्टोर किया जाता है। और फिर साथ में देखो अलग अलग इधर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, जो ग्रेनरीज होती हैं उनमें गनी बैग्स के थ्रू भी इनको स्टोर किया जाता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। तो सिलोज और ग्रेनरीज हैं उनमें इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप्स को या ग्रेन्स को जो है जो ग्रेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें डाल के रखा जाता है और उनको पेस्ट किया जाता है ताकि रेट्स और इंसेक्ट्स जो हैं उनसे बचा जा सके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और घरों में क्या होता है कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं सूखी, उनको भी इसके साथ में, ग्रेन्स के साथ में डाला जाता है जब स्टोर करते हैं तो। और ज़्यादा क्वांटिटी में, जो लार्जर क्वांटिटी में इनको स्टोर करने के लिए इनके क्या होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट और रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब किया जाता है। इसके बाद है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से किस तरह से फूड प्राप्त होता है हमें, तो ये एक्टिविटी 1.3 है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। जैसे कि एक तरफ फूड है और दूसरी तरफ सोर्स है, जैसे कि मिल्क है वो कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, काऊ, बफेलो, सी गोट्स और सी कैमल्स, इस तरह से। तो ऐसे ही हम और भी चीज़ों के बारे में हम लिखेंगे, कोई भी फूड के बारे में, और उनके सोर्स लिखेंगे कि ये फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे कि अनाज कहाँ से मिलते हैं, सब्जियाँ या और भी खाने की जो चीज़ है, जैसे कि ऑयल है, तो इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये इस तरह से हम इसकी टेबल में एंट्री बनाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो ये टेबल बनाने के बाद आप देखोगे कि हमें जो फूड है वो कहाँ से मिल रहा है, एनिमल और प्लांट्स से। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। और जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनका जो फूड का मेजर पार्ट है वो क्या होता है, फ़िश होता है या जो सी फूड्स होते हैं वो होते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और प्रीवियस क्लास में जैसे कि आपने पढ़ा है कि हम प्लांट्स से किस तरह से फूड प्राप्त करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोविंग एट्सेट्रा। तो हमने इस तरह से देखा कि जो सीड क्रॉप प्रोडक्शन है वो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व होती है उनके बारे में देख लिया कि जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स है, सोविंग्स है, इरिगेशन है, ये सब देखा। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और इसके साथ ही क्या होता है कि जैसे कि एनिमल्स को घर या फार्म में इनके साथ इनका इसको भी पाला जाता है। तो अगर इनको जो है लार्ज स्केल पे पाला जाता है, यानी कृषि के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ में, तो इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो पहली कह रही कि फ़िश जो है हेल्थ के लिए गुड है और इसका कॉड लिवर का जो ऑयल होता है फ़िश का
वो विटामिन डी से रिच होता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसमें कीवर्ड्स हैं जो मेनली अपने पूरे इस चैप्टर में आए हैं वो देख लिए। अब इस कीवर्ड्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।